नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों तेलंगाना में है। ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से गुजरते हुए अब तेलंगाना पहुंची है। भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। इसी बीच राहुल गांधी ने तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के कोथूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले गुजरात के मोरबी केबल पुल हादसे को लेकर मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। उनसे जब हादसे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत दुखद घटना है, राजनीतिकरण करना सही नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से केंद्रीय संस्थाओं पर हमले किए गए हैं। न्यायपालिका, नौकरशाही और मीडिया पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये संस्थान आरएसएस की पकड़ से मुक्त हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हुए, क्योंकि कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है। ये हमारे डीएनए में है। हम तानाशाही नहीं करते। इसके साथ ही विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि बीजेपी, टीआरएस और अन्य राजनीतिक दल कब चुनाव कराएंगे। वहीं तेलंगाना में टीआरएस और कांग्रेस के बीच संबंध के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, दोनों पार्टियों के बीच कोई संबंध नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का मानना है कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी चला रही हैं। उनकी इस सोच का स्वागत है। वो ये भी सोच सकते हैं कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी चला रही हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में तेलंगाना के बाद अब ये महाराष्ट्र में पहुंचेगा। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ना सिर्फ बीजेपी बल्कि टीआरएस पर भी निशाना साधते हुए राहुल गांधी नजर आए। I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. भारत जोड़ो यात्रा एक विचारधारा है और एक सिंबल है, और जो बीजेपी की विचारधारा है उसके खिलाफ क्लैरिटी से एक दूसरी विचारधारा रखने का तरीका है। रास्ता लंबा है। बीजेपी से लड़ना, जो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर इन्होंने किया है, उससे लड़ना 2 मिनट का काम नहीं है। मगर भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत अच्छा कदम है। ये तेलंगाना की जो लीडरशिप है, कंबाइंड लीडरशिप है, वो कहती है, जो वो कह रहे हैं उसको कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट करती है और उस बेसिस पे एक्शन लेती है। नीतीश जी अगर ये टीआरएस से बातचीत करना चाहते हैं तो दैट इज हिज कंसर्न, दैट इज हिज डिजायर एंड ही इज वेलकम टू डू इट। बट फॉर अस, हमारे लिए तेलंगाना में वी आर वेरी क्लियर, वी कैनॉट स्टैंड with the corruption, the approach and the attitude of the TRS. The TRS is looting the people of Telangana. It is snatching land away from Dalits, from tribals. It is destroying the education system. It is privatizing the education system. We are diametrically opposed to everything they're doing. उधर राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से गुजर रही है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी कई लोगों से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की तस्वीरें भी लगातार पोस्ट की जा रही है। ऐसी ही एक तस्वीर 29 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर शेयर की गई। इस तस्वीर में राहुल गांधी यात्रा के दौरान एक महिला का हाथ पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में दिख रही महिला एक्ट्रेस और सोशल एक्टिविस्ट पूनम कौर हैं। अब राहुल गांधी की पूनम कौर के साथ की तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुकी है। बीजेपी समर्थक और ट्विटर पर खुद को बीजेपी कार्यकर्ता बताने वाली प्रीति गांधी की इस तस्वीर पर की गई
टिप्पणी सोशल मीडिया पर विवादों में है। प्रीति गांधी ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए मजाक उड़ाया। अपने परनाना के पदचिन्हों पर चलते हुए ऐसा कैप्शन लिखे जाने के बाद कई कांग्रेसी नेताओं ने जहां प्रीति पर हमला बोला, तो वहीं प्रीति गांधी के ट्वीट को पूनम कौर ने खुद जवाब देते हुए पूरे वाक्य को बताया। पूनम कौर ने लिखा, ये बेहद अपमानजनक है। आपको याद है कि प्रधानमंत्री नारी शक्ति की बात करते हैं। मैं फिसल गई थी और गिरने वाली थी जब राहुल सर ने मेरा हाथ पकड़ा। तो ये तस्वीर जब सामने आई है, इस तस्वीर के बाद अब ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि एक्ट्रेस पर भी कई तरह के सवाल सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं, जिसके बाद खुद सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं गिर रही थी और उन्होंने मुझे बचाया, हाथ पकड़े हुए उन्होंने मुझे बचाया, और ये जो पोस्ट है वो शेयर किया गया, लेकिन गलत तरीके से इसको दर्शाया जा रहा है। तो खुद की ही पार्टी को लेकर एक तरफ प्रीति गांधी पार्टी में जिस तरह से इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर उन्होंने जो शेयर किया, अब पार्टी के कई दूसरे कार्यकर्ता उन पर अलग अलग तरह से टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूनम कौर जो कि इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं, इस फोटो में नजर आ रही हैं, उन्होंने अपनी सफाई दी है। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे में अब तक 134 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जहां घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बचाव और राहत कार्य भी जारी है। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ट्वीट कर दुख जताया। सीएम स्टालिन ने ट्वीट कर लिखा कि ब्रिज हादसे में इतने मासूमों की जान जाने से गहरा दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बचाए जाने की बात कही है। तो ये ट्वीट एम.के. स्टालिन का इस वक्त आप देख रहे हैं। गुजरात के मोरबा हादसे को लेकर उन्होंने ट्वीट किया। इस हादसे को लेकर उन्होंने जहां इस हादसे में जान गंवाने लोगों के परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है, तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग घायल हैं, जो अस्पताल में भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है, उनके जल्द ठीक होने की कामना की। और अभी भी जो लोग लापता हैं, उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित बचाए जाने की बात इस ट्वीट के जरिए उन्होंने कही है। उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने पुडुचेरी में सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत की। आपको बता दें कि मरीजों के परिवार से उन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा उपराज्यपाल ने अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स और अन्य अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो जो लोग यहाँ पर घायल थे, उन घायलों को उनके बीच पहुंचे और इसके साथ ही साथ उनका हालचाल जाना है। आगे बढ़ेंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी युवा मोर्चा ने मार्च निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विजिजम बंदरगाह परियोजना को लागू करने के लिए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। आपको बता दें, विजिजम बंदरगाह परियोजना को लेकर प्रदर्शनकारी लंबे समय से जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में पास के मुल्लूर में बहुउद्देशीय बंदरगाह के मुख्य द्वार के बाहर बड़ी संख्या में तटीय लोग 16 अगस्त से जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों द्वारा की जा रही मांगों में करोड़ों रुपए की परियोजना के निर्माण कार्यों को रोकना और तटीय प्रभाव का अध्ययन करने को लेकर रोक लगाना शामिल है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है, विजिजम में बनाए जा रहे बंदरगाह से जिले में तटीय कटाव बढ़ चुका है। वहीं केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि वो अडानी पोर्ट्स द्वारा बनाए जा रहे विजिजम बंदरगाह परियोजना को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराए। तो बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यहां पर प्रदर्शन किया है। अपनी मांगों को लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस इन प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंची और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से तस्वीरों में हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद ये प्रदर्शनकारी यहां पे डटे हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा मामला विजिजम बंदरगाह परियोजना को लेकर है। इस परियोजना को लागू करने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही साथ इन तमाम कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इस परियोजना के बारे में अध्ययन करने पर रोक लगाया गया है और ऐसे में इसको दोबारा से चालू किया जाए। इस परियोजना के तहत इस बंदरगाह पर काम शुरू किया जाए, इसी को लेकर इन तमाम कार्यकर्ताओं ने यहां प्रदर्शन किया है। तो तिरुवनंतपुरम की ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन ये कार्यकर्ता नहीं माने और इनका प्रदर्शन उग्र होता चला गया। उसके बाद पुलिस ने यहाँ वाटर कैनन का इस्तेमाल कर इन्हें खदेड़ने की कोशिश की।
इसके बावजूद यहाँ लोग डटे रहे और लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पार्टी का विस्तार पूरे देश में करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में AIMIM को सफलता भी हाथ लगी है। कर्नाटक के बीजापुर नगर निगम चुनाव में AIMIM का खाता खुला है। वार्ड 25 से AIMIM की सूफिया अब्दुल रहमान वट्टी और वार्ड नंबर 28 से रिजवाना कैसर हुसैन से जीत हासिल की है। दोनों वार्डों में जीत हासिल करने के बाद AIMIM के नेताओं का कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दिया। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2 वार्डों में जीत दर्ज करने के बाद उत्साहित नजर आ रही है। यहां तमाम कार्यकर्ता AIMIM के नजर आ रही हैं सड़कों पर और ये जीत के बाद का जश्न मनाया जा रहा है। 2 वार्डों में बम्पर जीत के बाद प्रत्याशियों के साथ साथ तमाम जो AIMIM के कार्यकर्ता हैं उन्होंने जश्न मनाया, झंडे लहराते हुए वो नजर आए हैं। केरल के कोच्चि में मानव बलिदान मामले में एक युवक ने अंतिम संस्कार के लिए अपनी मां के शव के लिए कई दिन से वो परेशान था। युवक ने बताया कि हम तमिलनाडु से आए हैं, मां की मृत्यु के बाद हमें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। मेरे लिए मां का अंतिम संस्कार भी करना अब संभव नहीं है। पैसे अब खत्म हो चुके हैं और मेरी नौकरी भी जा चुकी है। इसके साथ ही पीड़ित युवक ने ये बताया कि वो 2 बार मुख्यमंत्री से मिल चुका है। सीएम मामले को गंभीरता से ले नहीं रहे हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद भी अधिकारी मदद नहीं कर रहे हैं। वहीं युवक ने DNA टेस्ट करवाकर शव को जल्द सौंपे जाने की मांग की है। तो एक पीड़ित व्यक्ति काफी दिनों से परेशान नजर आया। दरअसल मां की मृत्यु के बाद वो अंतिम संस्कार नहीं करा पा रहा, दर दर की ठोकरें खा रहा है। मुख्यमंत्री से भी वो मिला। इसके साथ ही उसने शिकायत की कि मुख्यमंत्री से मुलाकात होने के बाद भी उसकी मां का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हो पाया। अब उसके पास ना ही नौकरी है ना ही पैसे। तेलंगाना सरकार ने प्रदेशवासियों को मुफ्त में दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए योजना की शुरुआत की, जिससे लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। हैदराबाद में इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में जरूरतमंद उठा रहे हैं। वहीं मुफ्त दवाइयां मिलने के बाद आम नागरिक काफी खुश नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने तेलंगाना सरकार की जमकर तारीफ की है। तो सरकार की तरफ से ये बड़ी पहल की गई है, मुफ्त दवा देने की योजना शुरू की गई और अब इस योजना का लाभ कई लोग, कई जरूरतमंद उठा रहे हैं। कई ऐसी महंगी महंगी दवाइयां जो कि वो खरीदने में सक्षम नहीं थे, अब ऐसे में इस योजना के तहत उनको उनके इलाज के लिए दवाइयां मिल रही हैं। इन दवाइयों को पाकर आम नागरिक काफी खुश नजर आए। तो सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल की गई, एक बड़ी योजना जिसकी शुरुआत की गई है। आम लोगों का ध्यान रखते हुए तेलंगाना सरकार ने मुफ्त दवाइयों की शुरुआत की है और इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी और पत्रकार भी आते हैं, उनको भी इस योजना के तहत ये दवाइयां दी जा रही हैं। ऐसे में इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में लोग जुटा रहे हैं। अस्पतालों के बाहर आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में मरीज के परिवार नजर आ रहे हैं जो कि इस योजना के तहत दवाइयां ले रही हैं। इससे पहले कई बार लोगों ने कहा था कि तेलंगाना में दवाइयां काफ़ी महंगी हैं और दवाइयां महंगी होने की वजह से वो अपने परिवार को सही समय पे सही तरीके से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। कई ऐसी दवाइयां मिलने की कमी भी बताई गई थी और अब जब तेलंगाना सरकार ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और इस योजना की शुरुआत की, उसके बाद से ही काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचा है। 1200-1300 पेशेंट आते हैं, सबको फ्री दवा मिलता है इधर। हर चीज़ का दवा मिलता है, बच्चों को, बड़ों को सब दवा मिलता है। सब दवा फ्री में मिलता है। ये दवा खत्म होने से पहले ही फिर डिपो से इधर सप्लाई होते रहता है। ये पूरा तेलंगाना गवर्नमेंट से फ्री सप्लाई है, सब पेशेंट्स को फ्री में है। अगर कुछ इमरजेंसी में कुछ ड्रग कम पड़े तो उधर डिपो में नहीं है तो भी हम लोकल पर परचेज खरीद के सप्लाई कर रहे हैं। हमको तो इधर पूरा मेडिसिन फ्री मिलता है। हम गोलकोंडा हॉस्पिटल पे आते कभी भी और अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। सर की तरफ से शुक्रिया। अब यहाँ गोलकोंडा से 1 साल से ले रही गोलियाँ शुगर के, सब अच्छा है, ट्रीटमेंट भी अच्छा है।
बराबर के गोलियाँ हर महीने को आके लेते हैं यहाँ पर। हम धानगढ़ में रहते, शुक्रिया अदा करना है बस। गोलियाँ वोलियाँ अच्छे मिल रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यहाँ पे। और क्या से मेरे बच्चे को भी लाया मैं, वो थोड़ा टाइफाइड हुआ बोल के बोल रहे डॉक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे का भी टेस्ट वस्टा कराया, अल्हम्दुलिल्लाह गोलियाँ वोलियाँ एक्सरा भी निकाले, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। कल कर्नाटक का 67वां स्थापना दिवस है। वहीं स्थापना दिवस उत्सव की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। इस मौके पर प्रदेश भर में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले कन्नड़ और संस्कृति विभाग ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एक सामूहिक गायन कार्यक्रम का आयोजन किया। कोटी कांता गयाना कार्यक्रम को लोगों की तरफ से जबरदस्त रिस्पांस मिला। कार्यक्रम में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने राज्य भर के अलग अलग स्थानों पर 6 क्लासिक कन्नड़ गीत गाए। आपको बता दें कि 1 नवंबर 1956 को दक्षिण पश्चिमी भारत के सभी कन्नड़ भाषा बोलने वाले क्षेत्रों को मिलाकर कर्नाटक राज्य बनाया गया था। इसी कारण इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए कन्नड़ राज्योत्सव मनाया जाता है। राज्योत्सव दिवस के मौके पर कर्नाटक में सरकारी अवकाश भी रहता है। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का संबोधन भी होता है। तो कल स्थापना दिवस है कर्नाटक का। ऐसे में इससे पहले एक आयोजन किया गया, कन्नड़ गायन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के लोगों ने हिस्सा लिया। उपराज्यपाल तिमिली साई सुंदरराजन ने पुडुचेरी में सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत की, मरीजों के परिवार से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा उपराज्यपाल ने अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स और अन्य अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। तो मरीजों के बीच उपराज्यपाल पहुंचे, उनके परिवार से भी बात की और मरीजों का हालचाल भी जाना, उनके स्वास्थ्य को लेकर उनसे जानकारी ली। साथ ही साथ वहां मौजूद जो डॉक्टर जो मरीजों का इलाज कर रहे थे, उन डॉक्टरों से भी मरीजों की सेहत के बारे में उपराज्यपाल ने जाना है। केरल के कोच्चि में मानव बलिदान मामले में एक युवक ने अंतिम संस्कार के लिए अपनी मां के शव के लिए कई दिन से वो परेशान है। युवक ने बताया कि हम तमिलनाडु से आए हैं, मां की मृत्यु के बाद हमें सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिली। मेरे लिए मां का अंतिम संस्कार करना अब संभव नहीं है। पैसे अब खत्म हो चुके हैं और मेरी नौकरी भी जा चुकी है। इसके साथ ही पीड़ित युवक ने ये बताया कि वो 2 बार मुख्यमंत्री से मिल चुका है। सीएम मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद भी अधिकारी मदद नहीं कर रहे। वहीं युवक ने डीएनए टेस्ट कराकर शव को जल्द सौंपे जाने की मांग की है। तो मां के शव को लेकर दर-दर तक ये युवक भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी अभी तक इस तक कोई मदद नहीं पहुंची है। युवक का कहना है कि इसके पास ना नौकरी है ना पैसा, और अब वो मां की अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा है और अंतिम संस्कार करने में भी सक्षम नहीं है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने संगमेश्वर मंदिर का दौरा किया। वहीं अन्नामलाई के दौरे को देखते हुए पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कोयम्बटूर में हुए सिलेंडर विस्फोट को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उनकी तरफ से कहा गया कि खुफिया अलर्ट के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि एक विपक्षी दल की जिम्मेदारी होती है, हमें लोगों को बताना होगा कि ऐसा हो रहा है। क्या हमने कोई झूठी जानकारी दी? हमने वो बातें कही जो अभी रिपोर्ट्स में है। कोई कैसे कह सकता है कि हम राजनीतिकरण कर रहे हैं? ये हमारा कर्तव्य है। तो प्रदेश में सिलेंडर विस्फोट के मामले को लेकर अन्नामलाई ने संगमेश्वर मंदिर का दौरा किया। यहाँ के लोगों को ये कहा कि हम इस पूरे मामले को लेकर राजनीति नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम पर यह निशाना साधा जा रहा है कि सिलेंडर विस्फोट मामले को लेकर हमारी तरफ से राजनीति की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।